हेलो डियर फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम इन अवर चैनल लर्न विद डॉक्टर प्रगति। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनटीए के सोशियोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे व डीपली समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हीं की बेस पर नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज की सीरीज शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण शोध के बारे में सही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण शोध, सर्वे रिसर्च के बारे में सही नहीं है। इसमें ऑप्शन क्या दे रहे हैं, इसमें प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है, इसमें अधिक बड़ी जनसंख्या से प्राप्त एक प्रतिदर्श यानी सैंपल का अध्ययन किया जाता है, इसमें समय के एक एकल बिंदु का संदर्भ होता है, इसमें नियंत्रण चर सम्मिलित होता है। इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, इसमें नियंत्रण चर सम्मिलित होता है। सर्वेक्षण शोध के बारे में सही नहीं है, ये नियंत्रण चर सम्मिलित होता है। चौथा ऑप्शन राइट है। अब ये जो नियंत्रण चर होता है ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में प्रयोगात्मक तत्व है, मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का भाग है जो जांच के दौरान नियंत्रित व अपरिवर्तित रहता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि नियंत्रण चर एक ऐसा तत्व है जिसे पूरे रिसर्च में नहीं बदला जाता है, क्योंकि इसकी अपरिवर्तित स्थिति दूसरे चर के बीच के संबंध को बेहतर तरीके से समझने की अनुमति देती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीतियों का एक ऐसा समुच्चय जो बाजार के शासन, सामाजिक सेवाओं के लिए सरकारी खर्च में कटौती करने, अविनियमन, शुद्धताचारीकरण और लोकहित या समुदाय के बहिष्करण पर बल देता है की संकल्पना निम्नलिखित में से किस रूप में की गई है। नीतियों का एक ऐसा समुच्चय जो बाजार के शासन, सामाजिक सेवाओं के लिए सरकारी खर्च में कटौती करने, अविनियमन, शुद्धताचारीकरण और लोकहित या समुदाय के बहिष्करण पर बल देता है कि संकल्पना किस रूप में की गई है, कि मतलब इसकी संकल्पना किस रूप में की गई है। तो ऑप्शन क्या दे रहे हैं, नौ मार्क्सवाद, नौ प्रकारवाद, नौ उदारवाद और फोर्डिज्म। राइट आंसर क्या रहेगा, नौ उदारवाद। नौ उदारवाद को समकालीन उदारवाद भी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी में राज्य ने अपने नागरिकों के कल्याण की दिशा में सकारात्मक भूमिका निभाना प्रारंभ किया है। मतलब 20वीं शताब्दी से राज्य ने अपने नागरिकों के कल्याण की दिशा में सकारात्मक भूमिका निभाना प्रारंभ किया है। तब से लोक कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ है। 1970 के पश्चात राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप में अंतर्निहित दोष प्रकट होने लगे। लोक कल्याण के नाम पे राज्य के कार्य क्षेत्र को इतना बढ़ा दिया गया कि उन कार्यों को संपन्न करना राज्यों के लिए कठिन हो गया था, तथा राज्य जो है वो मतलब अधिभारित हो गए थे, दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए थे और राज्य के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न होने लगे। ऐसी स्थिति में यह विचार प्रकट हुआ कि राज्य अपने कार्य क्षेत्र को सीमित करें व निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दें। तो ऐसी स्थिति में नवोदारवाद का जन्म होता है। और अब देख लेते हैं ये नौ मार्क्सवाद क्या है। तो नौ मार्क्सवाद जो है वो आधुनिक समय के सिद्धांतों का एक ऐसा समुच्चय है, एक ऐसा समूह है जो शास्त्रीय मार्क्सवाद को पुराना घोषित करता है। नौ मार्क्सवादी सदी के शोषणकारी व विभाजनकारी, प्रकृति विनाशकारी पूंजीवाद को नष्ट करने के खातिर प्रौद्योगिकी, सार्वभौमिक शिक्षा और ज्ञान साझा करने के लिए नैतिकता द्वारा बनाई गई नई नई संभावनाओं पर बल देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं नौ प्रकारवाद क्या है। तो नौ प्रकारवाद रूढ़िवादी यानी पारंपरिक प्रकारवादी धारणाओं में वामपंथी रुझान के संदर्भ में किए गए सुधारों एवं परिष्करण को नौ प्रकारवाद नाम दिया गया है। किसको नौ प्रकारवाद नाम दिया गया है, पारंपरिक प्रकारवादी धारणाओं में वामपंथी रुझान के संदर्भ में किए गए सुधारों एवं परिष्करण को नौ प्रकारवाद नाम दिया गया है।
नव प्रकारवाद ने सामाजिक व्यवस्था के विश्लेषण में सामाजिक परिवर्तन, संघर्ष, विचलन, विभेदीकरण, असंतुलन के साथ साथ व्यक्ति को भी बराबर महत्व दिए जाने की बात कही है। नौ प्रकारवाद में मतलब सबको महत्व दिया जाएगा, सामाजिक परिवर्तन, संघर्ष, विचलन, विभेदीकरण, असंतुलन, लेकिन इसके साथ साथ व्यक्ति को भी बराबर महत्व दिया जाएगा। अब फोर्डिज्म या फोर्डवाद, ये क्या है? फोर्डवाद ऐसे मशीनीकृत एवं वृहत आधार पे उत्पादन एवं निर्माण की विधियों का संकेतक शब्द है, जिनका विकास अमेरिका में हेनरी फोर्ड द्वारा 1914 में किया गया था। मतलब ये प्रक्रिया जो इनकी इसका जो विकास है, उसका जो चरण चला था, वो इसको ऐसे समझे 1908 से 1914 के बीच में किया गया था। तो फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चारों ऑप्शन को डिटेल से समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगली बार इसी ऑप्शन में से क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस प्रकार के शोध में आंकड़ों के संग्रहण के दौरान आंकड़ों का विश्लेषण एक सतत प्रक्रिया होती है? किस प्रकार के शोध में, रिसर्च में आंकड़ों के संग्रहण के दौरान, मतलब जब डाटा इकट्ठा किया जाता है उसी दौरान आंकड़ों का विश्लेषण, उसका एनालिसिस करना, डाटा का एनालिसिस करना एक मतलब सतत प्रक्रिया होती है। इसमें ऑप्शन क्या दे रहे हैं? गुणवत्तापरक शोध, मात्रात्मक, सर्वेक्षण व प्रयोगात्मक। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या रहेगा? आंकड़ों के संग्रहण के दौरान आंकड़ों का विश्लेषण। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा गुणवत्तापरक शोध। ठीक है फ्रेंड्स, क्वालिटेटिव रिसर्च। गुणवत्तापरक शोध में शोधकर्ता सूचना एकत्रित करने के लिए अनेक पद्धतियों का सहारा लेते हैं। मतलब इसमें जो है, जो रिसर्चर होता है वो डाटा कलेक्ट करने के लिए अनेक प्रकार के मेथड का सहारा लेता है। फॉर एग्जांपल मतलब जैसे सहभागी प्रेक्षण व गैर सहभागी प्रेक्षण, फील्ड नोट्स, या मतलब जैसे पत्रिकाएं आदि, प्रतिक्रियात्मक पत्रिकाएं। तो फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसने कहा था कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है? किसने कहा था कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है? ऑप्शन क्या दे रहे हैं? लिंटन, रॉल्फ लिंटन, लुक्डबर्ग, मैकाइवर, हर्स्कोविट्ज। राइट ऑप्शन क्या रहेगा? रॉल्फ लिंटन। रॉल्फ लिंटन ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन, जो 1936 में आई थी, उसमें भूमिका और परिस्थिति की अवधारणाओं पर प्रकाश डाला है। इन्होंने परिस्थिति के दो रूप बताए हैं। पहला प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा अर्जित परिस्थिति। और ये जो रॉल्फ लिंटन जी हैं, ये मानव विज्ञानी थे, जो विशेष रूप से अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन 1936 और इनकी एक और फेमस बुक रही है, कृति रही है, द ट्री ऑफ कल्चर, यानी संस्कृति का पेड़, जो 1955 में आया है, उसके लिए जाने जाते हैं। मानव विज्ञान में रॉल्फ लिंटन का बड़ा योगदान ये है कि ये परिस्थिति और भूमिका के बीच में अंतर को परिभाषित करते हैं। अब फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व में चारों ओर शक्तिशाली वित्तीय संस्थाओं द्वारा नव उदारवाद को थोपा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी संस्था है? विश्व में चारों ओर शक्तिशाली वित्तीय संस्थाओं द्वारा नव उदारवाद को थोपा गया है। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी संस्था है? इसमें राइट ऑप्शन क्या रहेगा? अंतर अमेरिकी विकास बैंक। अंतर अमेरिकी विकास बैंक यानी आईडीबी।
ये अंतर अमेरिकी विकास बैंक आईडीबी या बीआईडी लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के लिए विकास के वित्त पोषण का सबसे बड़ा स्रोत है। अंतर अमेरिकी विकास बैंक यानी आईडीबी की स्थापना 1959 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। अंतर अमेरिकी विकास बैंक लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई सरकारों और राज्य निगमों सहित सरकारी एजेंसियों को ऋण देकर आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और क्षेत्रीय एकीकरण में योगदान करता है। ये क्या करता है? अंतर अमेरिकी विकास बैंक लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई सरकारों और राज्य निगमों सहित सरकारी एजेंसियों को ऋण देकर आर्थिक विकास और सामाजिक विकास और क्षेत्रीय एकीकरण में योगदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें जैसे ये दिया गया है पहला ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। अब इसको समझ लेते हैं ये क्या है। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1919 में हुई है। इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस संगठन का उद्देश्य है सरकार जो है वो संसार के श्रमिक वर्ग की श्रम और आवास संबंधी अवस्थाओं में सुधार करना। मतलब इसका जो उद्देश्य है वो जो मतलब कि संसार के श्रमिक वर्ग है, ठीक है, इसमें आवास संबंधी, श्रम और आवास संबंधी अवस्थाओं में सुधार करना। 1969 में इस संगठन को विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पीजेंट और पीजेंट सोसाइटीज का लेखक यानी संपादक कौन है? पीजेंट्स और पीजेंट सोसाइटीज, इसके लेखक जो हैं ऑप्शन क्या दे रहे हैं? एरिक वुल्फ, ऑस्कर लेविस, रॉबर्ट रेडफील्ड, थियोडोर सेनिन। राइट ऑप्शन क्या रहेगा? थियोडोर सेनिन। ये जो पुस्तक है पीजेंट और पीजेंट सोसाइटीज यानी किसान और किसान समाज, ये पुस्तक किसान जीवन के 5 मुख्य पहलुओं की जांच करती है। नंबर 1 सामाजिक संरचना, दूसरे नंबर पर स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था, तीसरे नंबर पर वर्ग एवं राजनीतिक कार्रवाई, चौथे नंबर पर संस्कृति और 5वें नंबर पर किसानों के प्रति दृष्टिकोण एवं नीतियां। ये इस बुक के विषय में है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसने उन तरीकों का विश्लेषण किया जिसमें पूंजीवाद में आर्थिक एवं सामाजिक रूपांतरण सूचना का प्रौद्योगिकी क्रांति के साथ संबंध जोड़ता है? किसने उन तरीकों का विश्लेषण किया जिनमें पूंजीवाद में आर्थिक एवं सामाजिक रूपांतरण सूचना का प्रौद्योगिकी क्रांति के साथ संबंध जोड़ता है? ऑप्शन क्या दे रहे हैं? एडवर्ड सईद, जुर्गेन हेबरमास, मैनुअल कैस्टेल्स, क्लिफोर्ड गिड्ज। राइट ऑप्शन क्या रहेगा? मैनुअल कैस्टेल्स। मैनुअल कैस्टेल्स ने अपनी पुस्तक द इंफॉर्मेशन इज इकोनॉमी में सूचना क्रांति के युग में शहरी समाज और अर्थव्यवस्था में हुए बदलाव को लेकर उत्तर औद्योगिक समाज को नवीन परिप्रेक्ष्य में बताने का प्रयास किया है, जिसके केंद्र में उन्होंने तकनीकी और सूचना केंद्र को शामिल किया। ये मैनुअल कैस्टेल्स जो हैं ये स्पेनिश समाजशास्त्री हैं। इन्होंने विशेष रूप से सूचना समाज यानी इंफॉर्मेशन सोसाइटी और संचार यानी कम्युनिकेशन और वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन पर रिसर्च कार्य किया है।
ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सूचना प्रौद्योगिकी के उन सभी रूपों को जिनमें संचार सम्मिलित होता है का वर्णन करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सूचना प्रौद्योगिकी के उन सभी रूपों को जिनमें संचार सम्मिलित होता है का वर्णन करती है। ऑप्शन क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रौद्योगिकी, अंतरवैयक्तिक संचार प्रौद्योगिकी, जनसंचार प्रौद्योगिकी और कार्यालयीय संचार प्रौद्योगिकी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रौद्योगिकी। मतलब सूचना प्रौद्योगिकी के उन सभी रूपों को जिनमें संचार सम्मिलित होता है का वर्णन करती है। तो इसमें राइट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रौद्योगिकी। अब प्रौद्योगिकी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक वो क्षेत्र है जो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों जैसे इलेक्ट्रॉन ट्यूब, डायोड, ट्रांजिस्टर, एकीकृत परपथ आदि का प्रयोग करके विद्युत परपथ का निर्माण करने एवं उनके द्वारा विद्युत संकेतों को वांछित तरीके से बदलने से संबंधित है। इसमें तरह तरह की युक्तियों का अध्ययन, उनमें सुधार तथा नई युक्तियों का निर्माण आदि शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसे दूसरा क्या दिया गया है, अंतरवैयक्तिक संचार प्रौद्योगिकी। अंतरवैयक्तिक संचार क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। जब व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत करता है तो उसे अंतरवैयक्तिक संचार कहते हैं। बातचीत सामने बैठकर टेलीफोन, मोबाइल, पेजर, संगीत, चित्र, ड्रामा, लोक कला इत्यादि से भी हो सकती है। इस संचार प्रक्रिया में संदेशों का प्रेषण मौखिक भी हो सकता है। इसमें जो फीडबैक है, जो प्रतिपुष्टि है, वो तुरंत प्राप्त होती है। अंतरवैयक्तिक संचार दो तरफा प्रक्रिया है, अर्थात स्रोत संदेश प्राप्त करते ही श्रोता मतलब प्रतिक्रिया देता है, अर्थात संचार प्रक्रिया गतिशील होती है इसमें। और जैसे यहाँ क्या दिया गया है, जनसंचार प्रौद्योगिकी। अब देख लेते हैं जनसंचार प्रौद्योगिकी क्या है। जनसंचार का अर्थ विस्तृत आकार के बिखरे हुए समूह तक संचार माध्यमों द्वारा संदेश पहुंचाना है। इस प्रकार के संचार के माध्यम हैं जैसे रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, टेप रिकॉर्डर, वीडियो कैसेट, सीडी, समाचार पत्र आदि। वर्तमान समाज में मतलब आज के समाज में जनसंचार का कार्य सूचना प्रेषण, विश्लेषण, ज्ञान एवं मूल्यों का प्रसार तथा मनोरंजन करना है। मतलब आधुनिक समाज में इसकी जो उपयोगिता है वो सूचना प्रेषण, विश्लेषण, ज्ञान एवं मूल्यों का प्रसार तथा मनोरंजन करना है। अब चौथा क्या दे रहे हैं, कार्यालयीय संचार प्रौद्योगिकी। इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं, ये क्या होता है। ये औपचारिक यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। जो कार्यालय मतलब ऑफिस में जो कम्युनिकेशन यूज होता है उसके संदर्भ में है ये। अब आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शून्य परिकल्पना हमें बताती है कि दो चर, एक शून्य परिकल्पना यानी नल हाइपोथेसिस हमें बताती है कि दो चर मतलब जो दो वेरिएबल्स होते हैं वो किससे संबंधित या फिर किससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन क्या दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ आंशिक रूप से संबंधित हैं, एक दूसरे के साथ सशर्त रूप से संबंधित हैं, एक दूसरे के साथ संबंधित नहीं हैं, एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या रहेगा, एक दूसरे के साथ संबंधित नहीं है। शून्य परिकल्पना क्या होती है यानी नल हाइपोथेसिस क्या होती है। तो जो नल हाइपोथेसिस होती है, शून्य अर्थात नल एक ऐसी प्राकल्पना है जिसके द्वारा दो वेरिएबल्स के बीच शून्य संबंधों को प्रकट किया जाता है। शून्य संबंध से तात्पर्य किसी प्रकार का संबंध या अंतर न होना है। मतलब दो वेरिएबल्स के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं है। अब एग्जाम्पल के रूप में
जैसे स्त्रियों एवं पुरुषों की सार्थक बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता है। ये नल हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें मैच करना है। इसमें अधिनियम दिया गया है और नीतियां दी गई हैं, और अधिनियम, नीतियां और उनका वर्ष। तो पहला क्या दिया गया है, जैव विविधता अधिनियम, फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली। जैव विविधता अधिनियम यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये 2002 का है, इसको ऐसे मैच करेंगे। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1986 का है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1972 का है। और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली यानी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ये कब का है, ये 2016 का है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आधार पर जैव विविधता अधिनियम 2002 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 1986, इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन रिसर्च से रिलेटेड है। मूल्यों के वितरण में मध्य स्थिति का मान क्या कहलाता है? मूल्यों के वितरण में मध्य स्थिति का मान, ऑप्शन क्या दे रहे हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक, मध्य बिंदु। मूल्यों के वितरण में मध्य स्थिति का मान, तो यह क्या कहलाता है, माध्यिका। माध्यिका वो संख्या है जो दी हुई संख्याओं के बीच में आती है, बिल्कुल बीच में आती है, या मतलब संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा जाता है, उसके बाद में उसके बीच में जो संख्या आती है वो माध्यिका होती है। माध्यिका यानी मीडियन। अब एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। जैसे यहाँ पे संख्या दी गई है 4, 2, 8, 1, 15। अब इसका हमें माध्यिका ज्ञात करना है। तो इसमें माध्यिका ऐसे सीधे सीधे नहीं देख लेंगे कि इसमें बीच में 8 आ रहा है तो ये माध्यिका हो जाएगा, इसको ऐसे नहीं करेंगे। इसको सर्वप्रथम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब आरोही क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, फिर 8, फिर 15। अब बीच में कौन सी संख्या आ रही है, 4, ये क्या हो जाएगी, माध्यिका। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। मूल्यों के वितरण में स्थित मध्य स्थिति का मान माध्यिका है, और इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अब देख लेते हैं ये माध्य क्या होता है। माध्य की बात करें तो ये संख्याओं का औसत होता है। जैसे मान लीजिए संख्याओं की एक सीरीज दे रखी है, तो हम सबसे पहले उन संख्याओं को जो जोड़ना है, और फिर जितनी संख्याएं हैं उन संख्या को इन सभी संख्याओं के योग से भाग दे देना है। तो इसके मतलब फिर संख्या का माध्य पता चल जाता है। मतलब पहले संख्याओं को हम प्लस करते हैं, उसको जोड़ते हैं, उसके बाद जितना भी उसका योगफल निकलता है उसको हम मतलब जितनी संख्या होती है उससे भाग दे देते हैं, तो फिर हमको माध्य का पता चल जाता है। अब देखते हैं बहुलक क्या होता है। बहुलक यानी मोड। पूरी सीरीज में जो सबसे ज़्यादा बार आए, पूरी सीरीज में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आए वो बहुलक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुर्गेन हेबरमास ने किस आलोचनात्मक सिद्धांत पर बल दिया है? जुर्गेन हेबरमास ने
किस आलोचनात्मक सिद्धांत पर बल दिया है? ऑप्शन क्या दे रहे हैं? नव उपनिवेशवाद का सिद्धांत, विनिमय का सिद्धांत, संरचना का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन, संप्रेषण क्रिया का सिद्धांत, संप्रेषणात्मक क्रिया का सिद्धांत। राइट ऑप्शन क्या रहेगा? संप्रेषणात्मक क्रिया का सिद्धांत। ये जो जुर्गेन हेबरमास हैं, हेबरमास की आलोचनात्मक या विवेचनात्मक या क्रिटिकल थ्योरी में संप्रेषण क्रिया के सिद्धांत पर बल दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मूवमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ किसके द्वारा शुरू की गई पहल है? मूवमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ किसके द्वारा शुरू की गई पहल है? ऑप्शन क्या दे रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय यानी UNFCCC, और थर्ड ऑप्शन विश्व मौसम विज्ञान संगठन, और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर सरकारी पैनल यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब ये है क्या? ये जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। यह समझौता जून 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था। विभिन्न देशों द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद 21 मार्च 1994 को इसे लागू किया गया था, यानी 21 मार्च 1994 को इसे लागू किया गया था। और UNFCCC की वार्षिक बैठक को कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी कॉप के नाम से जाना जाता है। कॉप के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा LGBT से संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा LGBT से संबंधित है? तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन है? 377। धारा 377 जो है वो LGBT से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने 6 सितंबर 2018 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सर्वसम्मति से भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के कई हिस्सों को रद्द करते हुए कहा था कि ये संविधान में मिले समानता और सम्मान के अधिकार का हनन करता है। IPC धारा 377 के तहत समलैंगिकता अब अपराध नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड साइंस पुस्तक के लेखक कौन है? व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड साइंस पुस्तक के लेखक? ऑप्शन क्या दे रहे हैं? C. राइट मिल्स, A. चालमेट्स, Y. सिंह, B. के पटनायक। राइट ऑप्शन क्या रहेगा? A. F. चालमेट्स। व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड साइंस? ये बुक 1976 में आई थी। और ये जो C. राइट मिल्स हैं ये अमेरिकन समाजशास्त्री हैं और इन्होंने अमेरिकी राजनीतिक और सैन्य अभिजात वर्ग के बीच संबंध और वर्ग गठजोड़ का वर्णन किया है। और ये तो योगेंद्र सिंह हैं, वाई सिंह यानी योगेंद्र सिंह, एक भारतीय समाजशास्त्री। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक हर बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने भारत में वोट बैंक शब्दावली की रचना की थी? किसने भारत में वोट बैंक शब्दावली की रचना की थी? तो इसमें ऑप्शन क्या दे रहे हैं? M.N. श्रीनिवास, रजनी कोठारी, गिरीश कुमार, दीपांकर गुप्ता। राइट आंसर क्या रहेगा? M.N. श्रीनिवास। काफ़ी लोग कंफ्यूज होकर के रजनी कोठारी लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
एम.एन. श्रीनिवास इसके राइट आंसर हैं। वोट बैंक की रचना एम.एन. श्रीनिवास ने की थी। श्रीनिवास ने इस शब्द को सर्वप्रथम 1955 के एक पत्र में अपने अध्ययन क्षेत्र मैसूर के एक गांव की सामाजिक प्रणाली के राजनीतिक प्रभाव के संदर्भ में किया था। और ये जो रजनी कोठारी हैं, ये मेल हैं। रजनी कोठारी ये भारत के सुप्रसिद्ध राजनीति विज्ञानी, राजनीतिक सिद्धांतकार, शिक्षाविद तथा लेखक हैं। इन्होंने विकासशील समाज अध्ययन पीठ यानी CSDS की स्थापना सन 1963 में की थी। ये दिल्ली में स्थित समाज विज्ञान तथा मानविकी से संबंधित अनुसंधान का संस्थान है। CSDS उसकी स्थापना की है रजनी कोठारी ने। और इनकी एक प्रसिद्ध बुक है जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये राजनीति विज्ञानी हैं और इन्होंने राजनीति पर ही लिखा है। और एक और बुक है, महत्वपूर्ण है, पॉलिटिक्स इन इंडिया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन सूची दी गई है, मैच करना है। पुस्तक एवं उसके राइटर हैं आफ्टर किनशिप, अमेरिकन किनशिप, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। आफ्टर किनशिप जेनेट कास्टर्न। आफ्टर किनशिप ये बुक 24 नवंबर 2003 में पब्लिश हुई थी। 2003 की बुक है। और अमेरिकन किनशिप डेविड एम स्नाइडर। अमेरिकन किनशिप के लेखक डेविड एम स्नाइडर, 1968 की बुक है ये, 1968। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी क्लाउड लेवी स्ट्रास हैं। और ये स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी 1958 की है। और द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इसके SF नडेल हैं, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। और ये बुक 1957 में आई थी। अब देख लेते हैं इसमें कौन सा राइट ऑप्शन है। आफ्टर किनशिप जेनेट कास्टर्न, इसमें थर्ड ऑप्शन राइट है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिजिटल विभाजन निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होने का परिणाम है। डिजिटल विभाजन किसमें वृद्धि होने का परिणाम है। डिजिटल विभाजन यानी अंकीय विभाजन किसमें वृद्धि होने का परिणाम है। ऑप्शन क्या दे रहे हैं। दूरदर्शन की दर्शक संख्या, उत्पादन में स्वचालित मशीनों का उपयोग, दैनिक जीवन में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, औद्योगिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान करना। राइट ऑप्शन क्या रहेगा। दैनिक जीवन में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी। डिजिटल विभाजन में किसमें वृद्धि होने का परिणाम है, तो दैनिक जीवन में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी। डिजिटल विभाजन को अंकीय विभाजन भी कहते हैं। डिजिटल विभाजन शब्द उन लोगों के बीच अंतर दर्शाता है जिनके पास कंप्यूटर और इंटरनेट तक असमान पहुंच है, मतलब किसी के पास कम या अधिक। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की सीरीज यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।